नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। भारत का बजट, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज का दिन बजट का दिन, वही खाते का दिन। कितना खर्च है सरकार का, कितनी आमदनी, जैसा आपका और आपके घर में होता है वही एक बड़े स्केल पर देश में जो होता है उसी को हम बजट कहते हैं। 7वां बजट पेश करने वाली हैं निर्मला सीतारमण। अपने आप में यह इतिहास है, लेकिन इस बजट में आपको और मुझको मिलेगा क्या? क्या हमारी आमदनी, थोड़ा जेब में जो पैसा आता है वो आएगा, या कान इधर से पकड़ने के बजाय उधर से पकड़ा जाएगा? गुलाबी तस्वीर तो है, अर्थव्यवस्था की बल्ले बल्ले है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, दुनिया में सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था भी है हम। महंगाई की बात करें तो सरकार कह रही है अब वो 6% से नीचे की जो लक्ष्मण रेखा है वहां आ गई है, 5.4% है। बेरोजगारी भी बड़ी समस्या नहीं है, 3.2% का आंकड़ा है। हालांकि सड़क पर नजारा कुछ और दिखता है। ऐसे में किन सेक्टर्स पर खास तवज्जो रहने वाली है? इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके सहयोगी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी अपने घर से बाहर निकलते हुए अब सबके बयान का एक जायजा भी आपको देते रहेंगे। क्या कुछ ताल ठोकी जा रही है, और मेरे साथ इस कवायद में मेरी सहयोगी रोमाना भी लगातार जुड़ी रहेंगी। रोमाना, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आप देख रहे हैं। पंकज चौधरी अपने घर से निकले हैं और जाहिर सी बात है अब सीधे वित्त मंत्रालय पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मंगल का दिन है आज, मंगल को आने वाला है देश का बजट। मंगल वाला होगा ये आम बजट, इसी पर देश की निगाहें हैं। क्योंकि देखिए चुनौतियां कई हैं, खासतौर से रोजगार के मोर्चे पर और महंगाई के मोर्चे पर। साथ ही अगर वर्गों के हिसाब से बात की जाए तो वो तमाम जातियां जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि देश को अगर देखना है तो मेरी नजर से सिर्फ 4 जातियों के हिसाब से ही देखना होगा, जिसमें बात देश के गरीब की करनी चाहिए, बात देश के किसान की करनी चाहिए, बात देश के युवा, देश की महिला की करनी चाहिए। तो इन अलग अलग जातियों के लिए क्या आज खास सामने आने वाला है, कैसे सबके लिए ये बजट जो आज निर्मला सीतारमण लाने वाली हैं वो साबित होगा मंगल वाला बजट। इसी पर हमारी नजर, और इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ हमारी सहयोगी शीरीन भी इस वक्त मौजूद हैं डेटा सेंटर से। सीधे आपको अब शीरीन के पास लेकर चलते हैं। शीरीन। बिल्कुल रोमाना और संदीप जी, देखिए आज बजट का दिन है, देश का बजट पेश होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण बताएंगी कि आखिर उनके पिटारे में देश के लिए क्या है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और मैं इस वक्त डेटा सेंटर में मौजूद हूं। बजट मतलब आंकड़ा, वो आंकड़ा जो देश को कैसे आगे ले जाएगा, तो इसकी पूरी तैयारी हमारी है। मैं यहां से बताऊंगी वो आंकड़ा बजट का जो बताएगा कि आखिर देश को क्या कुछ मिलने जा रहा है और कैसे जो वो इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात लगातार सरकार करती है, तो इस बजट में उसके लिए क्या होगा। ये तमाम बातों को विस्तार से और साथ ही बहुत आसान भाषा में बताने की मेरी पूरी तैयारी है। संदीप जी। बिल्कुल शरीन और रोमाना, और जैसे रोमाना आप जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री ने 4 जातियों का जिक्र किया है। कल जब इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जा रहा था तो अमृत काल का जिक्र किया गया कि विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। 2047 में क्या हम एक विकसित मुल्क बन जाएंगे, और उसी राह पर, उसी एक्सप्रेसवे पर, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं विकास के, क्या देश दौड़ता दिखाई देगा। और माना जैसा आप 4 जातियों की बात कर रही थी, गरीब, युवा, जो आदिवासी हैं, नारी, उसमें मैं ज्ञान को ज्ञानम भी करना चाहूँगा। थोड़ी देखिए हम मिडिल क्लास वाले हैं, नौकरी पेशा आदमी हैं, तो एक छोटी सी अर्ज मैं अपनी या अर्जी वित्त मंत्री के सामने भी पेश कर दूं। भैया बकरा किश्तों पर तो हम होते हैं, हर जगह कटते हम हैं, हलाल हम होते हैं। आजकल वो हलाल खाने का भी बड़ा जिक्र हो रहा था। तो टैक्स हम भरते हैं, जीएसटी भी हम देते हैं। कुछ तो 2014 से कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है, तो हमें भी कुछ देंगे क्या? ये तो आम आदमी की एक मांग है। लेकिन चुनौतियां क्या हैं? 5 बड़ी चुनौतियां आज जो मुंह बाय खड़ी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने। एक उन्हें बैलेंसिंग एक्ट भी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास कोई जादुई पिटारा होता है, कोई अलादीन का चिराग है कि उसको रगड़ दिया और पैसे बरसने लगेंगे। बैलेंसिंग एक्ट में चुनौतियां क्या है, उस पर एक नजर।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट चुनावी होगा या चुनावी वादों को पूरा करने वाला? बजट में मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है या अपने सहयोगियों का? और सबसे बड़ी बात, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस बजट में क्या रहने वाला है? देश का बजट कैसा होने वाला है? पिछला अंतरिम बजट 48 लाख करोड़ का था। इस बार उम्मीद है 50 लाख करोड़ का बजट होगा, लेकिन उसके साथ होगी मोदी सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां भी। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं 50 लाख करोड़ के बजट की 5 बड़ी चुनौतियां। पहली चुनौती होगी एनडीए में अपने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के डिमांड को पूरा करना। टीडीपी के 16 और नीतीश के 12 सांसद एनडीए के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पर खर्च करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें अमरावती को राजधानी बनाने के लिए 50,000 करोड़ और पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसी तरह नीतीश कुमार की डिमांड पर खर्च 30,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा 9 एयरपोर्ट, 4 मेट्रो लाइन और 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बनवाने की भी डिमांड शामिल है। इन दोनों ही नेताओं की डिमांड को अगर पूरा किया जाए तो 1,30,000 करोड़ रुपए बजट से जाएंगे, जो कि पिछले अंतरिम बजट में सभी राज्यों को दिए कर्ज के बराबर होगा। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बाकी राज्य दबाव नहीं बनाएंगे? दूसरी बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव का तनाव। देखिए, इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव है, जबकि झारखंड में दिसंबर में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव होने की संभावना है। लोकसभा नतीजों के बाद पहला टेस्ट होगा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। ऐसे में सरकार पर दबाव होगा कि चुनावी राज्यों के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की जाए। महाराष्ट्र, हरियाणा में किसान वोटर भी निर्णायक भूमिका में है। किसान के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर दिख रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनावी राज्यों को बजट में प्राथमिकता मिलेगी? तीसरी बड़ी चुनौती है चुनावी वादों को पूरा करना। बीजेपी ने इस साल चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए, क्या उन्हें पूरा करने के लिए बजट में आवंटन होगा? इस पर भी नजर रहेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में जिन बड़े मुद्दों का जिक्र है, उनमें शामिल हैं पीएम आवास योजना का विस्तार, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, सरकारी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराना, स्टार्टअप के लिए फंडिंग बढ़ाना, भारत को 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, सेमीकंडक्टर का बड़ा सेंटर बनाना, हर साल 5,000 किलोमीटर रेल पटरी बिछाना, 6G टेक्नोलॉजी का विकास। तो बड़ा सवाल यह है कि इस बजट में क्या चुनावी वादे पूरे होते दिखेंगे? बजट में चौथी और सबसे जटिल चुनौती है जनता को राहत देना। पिछले 12 सालों से टैक्स स्लैब नहीं बदला, जबकि 12 साल में महंगाई कहां तक पहुंच गई है। तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि क्या इनकम टैक्स में राहत मिलेगी? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए का होगा? रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष सबसे ज्यादा सरकार को घेरता रहा है। तो क्या बजट में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? गरीबों का घर का सपना पूरा होगा? देश में 15 करोड़ किसान हैं, क्या उन्हें फसल की ज्यादा कीमत मिलेगी? क्या किसानों की सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ेगी? क्या जनता को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? और 31 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी? और इन सब के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बजट में जनता को राहत के लिए पैसे हैं? पांचवी चुनौती है विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इसके लिए 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत के लिए आम आदमी की आमदनी में बढ़ोतरी जरूरी है। अभी भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में है और प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी सिर्फ 2,09,000 रुपए है।
विकसित देश के लिए आमदनी 12 लाख रुपए होनी चाहिए। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या लोगों की आमदनी 23 साल में 6 गुना बढ़ेगी? इन 5 चुनौतियों के बीच अब से थोड़ी ही देर में निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी। हमारी नजर इन्हीं पर रहेगी कि आम आदमी को क्या मिला, देश को क्या मिला। तो तैयारियां पूरी हैं, हलचल भी हो रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी नॉर्थ ब्लॉक, जहां पर वित्त मंत्रालय का दफ्तर भी होता है, वहां पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्रहित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। तो सबका साथ सबका विकास होगा क्या? और इसमें एक वो पुरानी कहावत है कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, जहां राजनीतिक नफा नुकसान भी साधना हो। देखिए, जो बजट होता है वो राजनीतिक दस्तावेज भी होता है, लेखा जोखा बही खाता होने के अलावा उसमें राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन भी कहीं ना कहीं छिपा होता है। और कहा यह भी जाता है गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। अच्छा बजट लेकर आएंगे तो उसमें राजनीतिक फायदा कम होता दिखाई देता है। और इस देश की एक विडंबना यह भी है कि हम एक परपेचुअल इलेक्शन मोड में रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और सर पर महाराष्ट्र के, हरियाणा के और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी खड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैंने वो बैलेंसिंग एक्ट शब्द का भी इस्तेमाल किया। मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं। अश्वनी महाजन है, नेशनल को कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच। अब स्वदेशी जागरण मंच लगातार सरकार पर दबाव बनाता आया है। सरकार इन्हीं की है, सरकार के ही एक अंग हैं, बीजेपी का ही संघ परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन अब वो दबाव कैसे बनाएंगे ये देखने वाली बात है। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा हैं, पत्रकार रह चुके हैं, फॉरमोस्ट फूड एक्सपर्ट है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं इस देश के। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, अ वेरी प्राउड सोल्जर एंड अ वेरी ब्रेव सोल्जर। सियाचिन में जो तिरंगा लहरा रहा है वो इन्हीं का दिया हुआ है, जो आज भी लहरा रहा है। हमारे साथ यामिनी अग्रवाल हैं, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं, और गोपाल केडिया हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले और बजट में जहां आम आदमी की, मिडिल क्लास की निगाहें टिकी होती हैं, और जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, भी शिरीन ने बताया, 10 या 12 साल से छोटा मोटी टिंकरिंग होती है, पर वही का वही खाका, वही स्लैब्स चले आ रहे हैं। कुछ बदलाव होगा, कुछ मिलेगा हमें? देखिए, ये नई सरकार का पहला बजट होने जा रहा है। इस बजट में ये सरकार अपनी दशा और दिशा दोनों तय करने वाली है आने वाले 5 सालों के लिए। हम लोग ये जानते हैं कि इनकम टैक्स में जो आम आदमी जो अफेक्टेड हो रहा है टैक्सेशन से, उसमें 2 अभी स्कीम चल रही है। वो एक न्यू स्कीम है, एक पुरानी स्कीम है। अभी हम लोग टैक्स कैलकुलेशन का सीजन भी चल रहा है, जुलाई के महीने में रिटर्न फाइलें हो रही हैं इंडिविजुअल की। मतलब 7 लाख से 7.5 लाख के बीच मोटा मोटा कहें तो टैक्स नहीं देना है, वो कुछ होगा, इससे आगे जाएगा। इसमें मेरे को लगता है कोई चेंज होने वाला नहीं है। न्यू स्कीम में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और पुरानी में मेरे को ये लगता है कि सरकार ने इनजस्टिस किया है और ये स्कीम के साथ में अनजस्टिस। और मैं पुरानी स्कीम में ही हूँ, yes. और उसी में रहने वाला हूँ, yes. क्योंकि मुझे बचत करनी है। मुझे घर का, अगर मेरा घर ईएमआई पर चल रहा है, मुझे अपनी मेडिकल इंश्योरेंस भी करानी है, मुझे बाकी जो रियायत मिल सकती है मैं वहीं तो कुछ बचा सकता हूं ना पैसे। ये सेविंग करने की जो आदत मुझे है, खर्च करके मुझे पैसा बचाने वाली राह पर नहीं जाना, मुझे वेस्ट नहीं बनना है। नहीं तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो और ये स्कीम है, इसको पॉपुलर बनाने के लिए सरकार इसमें कुछ फेरबदल करने वाली है, निश्चित रूप से करेगी, करने वाली है। इसे फिर नजरअंदाज करेगी कि आइए नई व्यवस्था में सरकार को करना और पड़ेगा, खर्च कीजिए। सरकार को करना पड़ेगा। मेरे को लगता है ये इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि और ये स्कीम को इनको टच करना पड़ेगा। इसमें जो डिमांड हमारी रही है, जो 80C की जो डिमांड है, जो 1,50,000 पिछले कई वर्षों से फिक्स करके रखा हुआ है, उसे 2-3 लाख क्यों नहीं करते? यस। कोविड काल हमने देख लिया, 25,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस, उसी पे एग्जेम्पशन क्यों मिले? 25,000 में आप कवर हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, निश्चित रूप से नहीं होंगे। और घर कर्ज आप 2 लाख रुपए का
2 लाख रुपए की पूरे साल में किस्त भरते और हैं। 2 लाख 50 में- लाख रुपए से नीचे कुछ मिलता है और कहीं 2 भी? लाख रुपए में एक अच्छी चीज मैं आपको ये बताऊं, अच्छी चीज तो नहीं, बुरी चीज, न्यू स्कीम में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है वो 2 लाख का बेनिफिट वहां भी नहीं मिलता, न्यू स्कीम में भी नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। तो इसमें जो है सरकार को सोचना आप होगा। मुझे ये बताइए ना, 50 लाख तो आप कर्ज लेंगे अगर घर खरीद रहे हैं, किसी भी शहर में चले जाइए, 50 लाख का मोटा मोटा 50,000 रुपए की ईएमआई, हाँ। मतलब 6 लाख रुपए आप मुझे एग्जाम्पशन दे रहे हैं 2 लाख की। का। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये जस्टिफाइड नहीं है। इसको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से 3 लाख रुपया कर देना चाहिए, कम से कम 3 लाख रुपया कर देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि सरकार करेगी, क्योंकि सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि इस बार चूंकि इलेक्शन के बाद का रिजल्ट है, इलेक्शन में उन्होंने बहुत ऊंच नीच देखी है, तो मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के लिए ये ओल्ड स्कीम में जो है ये परिवर्तन सरकार निश्चित रूप से आम करने वाली आदमी है। की जेब में पैसा आएगा या अपनी जमा जोखू खर्च करता रहेगा? अश्वनी भाई, सेविंग टू जीडीपी रेशियो जो 32% थी वो 8% पे आ गई। हाँ। देखिए, जो सेविंग की बात है, ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से दूसरी स्कीम लेकर के आए, न्यू स्कीम में सेविंग को डिस्करेजमेंट है ही, लेकिन अभी भी इस देश में सेवर्स मेंटालिटी है। हाँ। और इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लगभग 70% मेरे हिसाब से अभी भी ओल्ड स्कीम में चल रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने घर की ईएमआई देनी है, इसमें इसके अलावा अधिकांश जो लोग अन्य प्रकार के बेनिफिट्स लेते हैं इसके एग्जाम्पशंस के, उसमें उनको लाभ मिल रहा है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें पुरानी स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम देश में सेविंग को आप आगे किस बढ़ा चीज सकते पर निगाह टिकाए बैठे हैं? सबसे बड़ी चीज या कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि करना चाहिए वित्त मंत्री को, अश्विनी भाई? हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को राहत देना एक, इसके अलावा देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, और ख़ास तौर पर एमएसएमई के लिए एक स्पेशल पीएलआई स्कीम के तहत यदि हम छोटे उद्योगों को राहत देते हैं, छोटे उद्योगों को और ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, तो वो ज़्यादा रोजगार सृजन कर पाए। प्राइवेट सेक्टर को तवज्जो पर, प्राइवेट सेक्टर को लेकर एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर यामिनी आपसे भी चाहूँगा। सरकार ने एक चिंता जाहिर की है आर्थिक सर्वेक्षण में कि वो कैपेक्स नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार को बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा खास कुछ तवज्जो करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कंसर्न है एक बड़ा। जी देखिए, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, और निजी क्षेत्र का अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप जितना गवर्नमेंट सेक्टर को लें और कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर्स को लें, जो एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है उतना ही करीब करीब पर गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर निजी प्रोवाइड क्षेत्र करता के है। बड़े बड़े धन्ना सेठ, दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ मनी, पर वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है। जी देखिए, उसके लिए रिटर्न्स आने ज़रूरी हैं, और जो बर्नआउट रेट है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसका कितना आपको जो है आगे चल कर के रिटर्न मिलेगा, और आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका आपको कुछ नतीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से अनिश्चितता बनती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक स्तर पे हो, अगर कोई इंटरनल स्ट्राइफ है या कोई चीज़ है, उस पे एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पीछे हो जाता है। तो ये कदम ताल तो जरूरी है सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी मजबूरी है। देखिए, एड्स भी तो चलाने होते हैं ना, वही हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वरना हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा, चैनल का बजट। तो मंगल वाला बजट देश इंतजार में है। मोदी 3.0 का ये पहला बजट है। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट देश के सामने रख देंगी। फिलहाल आपको अपडेट देते हैं। निर्मला सीतारमण की गाड़ी आप देख रहे हैं, अपने घर से निकली हैं वित्त मंत्री, पहले अपने दफ्तर जाएंगी और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी। और आज वित्त मंत्री के हाथ में वही बही खाता नजर आएगा जो लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ उनका टैबलेट होता है, जिसमें देश का खर्च और देश की आमदनी का पूरा लिखा जोखा होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु गेलोवाल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनु गेलोवाल से। निकल गई है वित्त मंत्री, आप देख पाई वित्त मंत्री को, मनु गेलोवाल?
जी बिल्कुल रोमाना, और आज फैसला हो जाएगा कि आने वाला एक साल आर्थिक व्यवस्था के तौर पर देश के लिए और आपकी पॉकेट पर क्या असर करेगा। अभी यहाँ से निर्मला सीतारमण निकली हैं 15 नंबर सफदरजंग रोड, उनके घर का एड्रेस, लेकिन अब सीधा नॉर्थ ब्लॉक जहाँ पर पहले जाएंगी वहाँ पर सबसे मुलाकात होगी और फोटो ऑप होगा और उसके बाद राष्ट्रपति भवन और फिर संसद में सबको पता लग जाएगा कि आखिरकार आपके खाते में क्या आ रहा है। देखिए इस बार का बजट, क्योंकि ये मोदी 3.0 का पहला बजट होगा और बतौर वित्त मंत्री, बतौर महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर देंगी जो देश में अभी तक किसी ने नहीं किया है। लगातार 6 से 7 बार बजट पेश कर देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी। लेकिन दूसरी बात कि आज महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज शेयर मार्केट भी बता देगा कि आखिरकार बजट का असर क्या होगा। पिछले कुछ दिनों में शेयर मार्केट ने जिस तरह से अपने रुझान दिए हैं उससे सबकी, अगर मैं ये कहूँ कि नर्वस सिस्टम पर सीधा असर होता है फाइनेंस का, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपके घर के लिए, आपके आमदनी पर क्या असर होगा, क्या टैक्स बेनिफिट्स बढ़ेंगे या टैक्सेशन की पॉलिसीज बदली जाएंगी, एमएसएपी पर खासा ध्यान रखा जाएगा, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री ने भी कहा है कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनमें अधिकतर ऐसे हैं जिन्हें देखना होगा कि आखिर क्या निकलता है वित्त मंत्री के पिटारे से। सबकी निगाह इसी पर है। आप रहिएगा मनोगे, आपसे आगे भी बात होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मिडिल क्लास को क्या मिलेगा। मिडिल क्लास क्योंकि उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि इस भारत के बजट में, देश के बजट में निर्मला सीतारमण उनके लिए कौन सी राहत लेकर आती हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख हो, ये चाहता है मिडिल क्लास, और देखना होगा कि क्या इसमें कोई राहत मिलती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एटीसी के तहत छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाए, ये उम्मीद भी मिडिल क्लास कर रहा है। और एटीडी के तहत छूट की सीमा 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए। तो ये तमाम वो राहतें हैं जो मिडिल क्लास उम्मीद करके बैठा है निर्मला सीतारमण से। लेकिन मैं आपको अब मुंबई लिए चलती हूं, एक ऐसे ही मिडिल क्लास परिवार के साथ मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, जरा उनसे बात करके जानिए कि आज वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। जी बिल्कुल रोमाना, एबीपी न्यूज लगाकर सिंह परिवार यहाँ पर बैठा है, चाय पकौड़े के साथ इंतजार कर रहा है कि निर्मला सीतारमण राहत की बात करें। हमारे साथ सुमन सिंह है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या उम्मीद करती हैं इस बार के बजट से? इस बार के बजट से मेरी सिर्फ 3 और 4 उम्मीदें हैं। रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि, ये 4 पॉइंट्स पे बजट आना चाहिए अच्छा, जिससे हमारा देश हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ेगा। जी, आपके परिवार के और भी सदस्य हैं, क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद करते हैं आप, युवा हैं देश के? ATC लिमिट इंक्रीज डेफिनेटली, एंड आई थिंक more rationalized indexation benefits on capital gains, because it is not very clear for an individual currently. And I think that's. आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट को लेके जो जनरली हम एफडीज करते हैं वो अभी तक इंक्लूडेड नहीं है डिडक्शंस में, प्लस जो सेविंग के लिमिट्स है वो 10,000 ईयर्स से चली आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर घर में हर सदस्य उसे अपनाता ही है। तो जीएसटी और एफडी की बात यहाँ पर करें, सर आप क्या कहेंगे, किस तरह की राहत मिलनी चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? जिस तरह से मेरी उम्र है उस उम्र से मैं ऐसे समझता हूँ कि हमारे बच्चों, स्टूडेंट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और उनके हेल्थ के, ये 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे पढ़ेंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो हमारी देश उन्नति करेगा। जी, आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स मिलें, क्या राहत मिले? मेडिकल को लेकर आप कह रही थी। मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और वो सबकी ज़रूरत है, बच्चा पैदा होता है उससे लेके। तो यहाँ पर नम्रता जिस परिवार से बात कर रही थी, देखिए पढ़े लिखे लोग और जिस तरह की मांग थी, वो मांग बहुत ही अहम मांग वो कर रहे थे। अब यहाँ पर वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गई हैं, वित्त मंत्रालय में पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण, खाका लेकर, अपना टैबलेट बही खाता लेकर। अंकित वहां पर मौजूद हैं। अंकित जी, आप दिख रहे हैं फ्रेम पर। जी बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पर वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या था, अभी उनके हाथ में वो जो बही खाता होता है वो नहीं था। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो जो बही खाता है वो वित्त मंत्रालय में मौजूद है, और जहां पर तमाम अधिकारी, जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वो पहले से ही यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब
अब से जो 15 मिनट बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सहयोगी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और तमाम अधिकारी यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगे, तब उनके हाथ में पहली झलक मिलेगी उस बही खाते की, जिसको जो हम आम बजट कह सकते हैं और आम बजट कहा जाता रहा है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद में उसको बही खाता नाम दिया गया है। और उसकी खासियत क्या होती है संदीप, हम जो पिछले काफी समय से देख भी रहे हैं कि लाल रंग का एक जो है आईपैड होता है, एक जो है टैब होता है, उसमें वो जो है बही खाता के तौर पर उसको ले जाया जाता है। तो डिजिटाइजेशन हो चुका है उस बजट का भी, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आम जनता को क्या मिलेगा ये तो हमको 11 बजे के बाद में पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त के लिए जो बड़ी खबर वो यही है कि वित्त मंत्रालय में तमाम अधिकारी वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं, नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गई हैं, वित्त राज्य मंत्री भी वहां पहुंच गए हैं। अब बही खाता लेकर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू साथ में ही है राष्ट्रपति भवन, वहां पहुंचेंगी और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन नम्रता जिस परिवार से बात कर रही थी मुंबई में, मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बड़े सटीक जो मांगे होती हैं, ऐसे नहीं ये दिल मांगे मोर तो होता ही है, लगता है कि न जाने कितने पैसों की बरसात हो जाए। और उसमें जो महिला थी जनरल कुलकर्णी, वो रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि की बात करती है। सबसे पहले उन्होंने रक्षा की बात की है। रक्षा को लेकर कि भाई बजट बढ़ना चाहिए। दो तरह की विचारधारा है कि हम ज़्यादा रक्षा पर खर्च क्यों करें। जापान का उदाहरण होता है कि वैसे विकसित हो जाइए, डेटरेंस कोई और भी कर ले। एक है कि आपको डेटरेंस, जब तक देश मजबूत नहीं होगा तब तक आप कैसे कर पाएंगे। संदीप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। हर हमेशा मैं अपने जवानों को बोलता था अ डेड मिलिटेंट इज़ अ गुड मिलिटेंट। तो ये एक तरीके से हर हमेशा हम देखते हैं कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बिकॉज जैसे आज मैं आपके साथ हूँ, मुझे लगता है 50 साल पहले मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता था। मैं भी वहीं से ग्रेजुएट। देखिए आप बड़ा कोइंसिडेंस। तो उस वक्त और आज जब मैं देखता हूँ कि उस वक्त पेट्रोल। आप हॉस्टलर भी थे क्या? हॉस्टलर नहीं, मैं डे स्कॉलर था। अच्छा, मैं हॉस्टलर। और ₹1.25 लीटर पेट्रोल होता था, आज 90 के ऊपर है। 1 रुपए में हम 4 कोको कोला पीते थे दोस्त, आज 100 रुपए में 2 ही पी सकते हैं। तो बहुत फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से अब रशिया और यूक्रेन की आप लड़ाई देखते हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है देख रहे हैं, किस प्रकार से ईरान, हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हुदीज हो, उनकी मदद, अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चाहे अंदरूनी परिस्थिति हो, किस प्रकार से पाकिस्तान आतंक को लेकर के हिंदुस्तान में दखलंदाजी दे रहा है, किस प्रकार से चीन की गोद में पाकिस्तान बैठा है और अपने विस्तारवाद को लेकर के भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। हम देख रहे हैं कि 2020 के पास गलवान के बाद जो हुआ है मॉडर्नाइजेशन को लेकर के किस प्रकार से हम लोगों ने रक्षा बजट बढ़ाना होगा, ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस। एक छोटा सा कमेंट आपसे भी देवेंद्र में चाहूंगा, क्योंकि कृषि की भी बात हुई, किसान की और ज्ञान में वो एक ए जो है वो अन्नदाता ही है। अन्नदाता की विशुद्ध कमाई किसानी से 27 रुपए है, आमदनी दोगुनी भी होनी थी। तो कृषि को लेकर आप क्या उम्मीद लगाते हैं, संक्षेप में चाहूंगा। एक्सपेक्टेशन कृषि में तो बहुत हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिस्ट्रेस प्रिवेल करती है एग्रीकल्चर में, आई थिंक उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, इन द सेंस कि भाई उतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन अगर उस कंडीशंस में रहती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि भाई अब तो कम से कम 75 साल बाद उनकी भी सुनवाई कहीं पर होगी। जो आप कह रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो होना जो चाहिए, जो मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए वित्त मंत्री को, सबसे बड़ी बात है कि किसान की इनकम को हम कैसे बढ़ाएं। वो सबसे असली मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं, जैसा आपने कहा, विशुद्ध अगर देखा जाए तो 27 रुपये पर डे अगर किसान की इनकम है तो वो कैसे सर्वाइव करता होगा, ये हम शायद समझ ही नहीं सकते हैं, और ना ही हम शायद हम समझना चाहते हैं। किसान की आय, आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उस और कुछ दशा दिशा, कुछ एक रोड मैप दिखेगा क्या, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। बहुत सारे पहलू हैं और रुमाना भी उन पर नजर बनाए बैठी हैं। रुमाना। शुक्रिया संदीप। सबसे पहले तो मैं मेरे साथ यहाँ जो एक्सपर्ट पैनल मौजूद है उससे जरा आपका परिचय करा देती हूँ।
देखिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में राजीव रंजन जी मौजूद हैं, एडिटर हैं निवेश मंथन के, प्रदीप भाटी जी सीए टैक्स एक्सपर्ट, और आप सब पहचानते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ अक्सर एबीपी न्यूज पर डिबेट शोज में शिरकत करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ किसान नेता हैं अभिमन्यु कोहर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही आप देख रहे हैं प्रेमपाल शर्मा जी, रेलवे एक्सपर्ट हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ रखते हैं, और टूटू धवन जी हैं ऑटो एक्सपर्ट, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब बात आज आने वाले बजट की, मंगल वाला बजट मैं बार बार दोहरा रही हूं। देखिए अभी की तस्वीर क्या है, इकोनॉमिक सर्वे कल देश के सामने आया, उससे पता चल गया पिछले वित्त वर्ष में 8.2 जीडीपी, इस वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 6.5 से 7% जीडीपी, महंगाई दर के, रोजगार के मामले पर हम कहां पर हैं, फोकस हमारा कहां पर होना है, लक्ष्य हमारा क्या है, वो प्रधानमंत्री मोदी ने कल साफ कर दिया। 2047 तक विकसित भारत बनना है। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ अमृत काल का किस रूप में यह महत्वपूर्ण बजट रहने वाला है, इस सब को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में इस बजट में आज निरंतरता जो हमने पिछले बजट में, अंतरिम बजट में देखी थी, भरोसे वाली, वही देखने के लिए मिलेगी या कोई बड़ा बदलाव? राजीव जी, हो सकता है क्या? देखिए, अंतरिम बजट का जो मोटे तौर पे खाका था उससे बहुत ज्यादा डेविएशन हमें इस अंतिम बजट में नहीं देखने को मिलेगा। अंतरिम बजट जैसा ही निरंतरता लेकिन दिखेगी। दो बातें आ सकती है। एक तो आरबीआई का डिविडेंड जो आया है वो रकम अतिरिक्त आई है, तो वो कहां खर्च होगी? 2.1 लाख करोड़ ये आरबीआई ने डिविडेंड सरकार को दिया है, जो अलग बात है अंतरिम बजट के मुकाबले। मतलब एक तरीके से सरकार के पास इतना पैसा है जो खर्च किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल विकास में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगा या लोक लुभावन योजनाओं में होगा, ये देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात। अब मुझे नहीं पता आप मिडिल क्लास टैक्स में राहत उसको विकास में गिनेंगे या लोक लुभावन में गिनेंगे, मैं तो उसको फिलहाल अपनी जरूरत में गिनूंगी। आइए टैक्स एक्सपर्ट साहब, वो जो सरकार के पास एक रूम है वहां आपको क्या लग रहा है इस्तेमाल किया जा सकता है, मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल सकती है टैक्स के लिहाज से? देखिए, जिस तरह से सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर कोई बड़ी राहत तो दी नहीं है किसी भी इंडिविजुअल्स को, खास करके मिडिल क्लास को, तो थोड़ा उम्मीद उसमें कम है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि जो पहले डिस्कशंस हुए, चाहे वो एटीसी हो, हाउसिंग इंटरेस्ट हो, उनमें कुछ राहत मिले, एटीडी में कुछ और एग्जिम्शन और लिमिट बढ़े, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो जरूर मिडिल क्लास को कुछ राहत रहेगी। लेकिन बुनियादी बात तो ये है ना, बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि साहब अगर अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाना है उस रूप में कि भारत में कहीं ना कहीं खपत बढ़े, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें यह भी बताया गया कि वैश्विक लिहाज से कितनी चुनौतियां हैं और बाहर से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो तब तो ये तभी मुमकिन है अगर आम आदमी की जेब में कुछ पैसा आएगा। तो जेब में पैसा आम आदमी की आए, इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं रास्ता तो कोई बनाना पड़ेगा। और एक बड़ा क्षेत्र है जो सरकार से बहुत उम्मीद कर रहा है, कई साल से उम्मीद कर रहा है, कृषि क्षेत्र की मैं बात कर रही हूं, जहां पर ग्रोथ का अगर देखा जाए तो वो हिस्सेदारी इकोनॉमिक सर्वे में भी सामने निकल कर आया है कि बहुत ज्यादा है नहीं। पिछली बार भी 1.4% के आसपास ही हमने देखा कृषि क्षेत्र में ग्रोथ। तो ऐसे में आज इस बजट से आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार और इस बार ये गठबंधन सरकार है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 3 सालों में जो एग्रीकल्चर बजट है वो 4.4 से घटा के 2.56% कर दिया। हम देश की 50% आबादी बनाते हैं, तो हमें ये लगता है कि जो 3 साल पहले 4.4% था उससे कम से कम बढ़ के आना चाहिए इस साल। दूसरी बात, पिछले 5 सालों में जितना पैसा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मिला उसमें से उन्होंने 1 लाख करोड़ साल के अंत में फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस लौटा दिया। तो सबसे बड़ी उम्मीद हमारी ये है कि जो पैसा अलोकेट किया जाए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, वो लौटाने की बजाय किसानों के लिए उपयोग में होना चाहिए। और सबसे मेजर और जो बड़ी डिमांड है हमारे देश के किसानों की, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्वयं 2011 से कहते आ रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी मांग पर कायम हैं। प्रेमपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कहां पर उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर रेलवे की बात की जाए, अब बुनियादी ढांचा, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार किस तरीके से कर रही है हम लगातार देख रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से रेलवे के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, हम पिछले 1 साल में कई मेजर एक्सीडेंट से गुजरे हैं। हाँ, बालासोर को याद कीजिए, जिसमें इतनी जान चली गई, पिछले महीने जलपाईगुड़ी का, और अभी हाल ही में पिछले 3 दिन में और एक्सीडेंट हुए। तो आप ये मानकर चलें कि जो कवच का जो प्लान चला हुआ है उसके लिए जो सेफ्टी फंड में हमारे पास पैसा है
वो कवच के लिए जाएगा। वो तो बीरबल की खिचड़ी जैसा हो गया है, सुनते ही आ रहे हैं कवच कवच कवच, अभी तक नहीं हो पाया है। और जिस स्पीड से हो पा रहा है वो तो पता नहीं लगेगा कितने सालों में खत्म होगा मामला जाकर। निश्चित रूप से वो बढ़िया, लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा चाहिए, पर किलोमीटर बहुत बड़ा चाहिए और इतनी पूंजी, अगर उस पूंजी के लिए हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो हाय हल्ला इस बात का होता है। मैं मुख्य बजट पे आता हूँ, रेलवे की अभी इंतजार करते हुए, तो निश्चित रूप से सेफ्टी पर ध्यान देना होगा और जो भर्ती जो सेफ्टी कैटेगरी है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। लेकिन मैं दूसरी बात इस बजट की, अगले साल के बजट की, मैं क्योंकि अभी इलेक्शन हुए और उनको झटका लगा है और चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में और उनमें, तो इसमें उनका ध्यान रखा जाएगा, किसानों को समेटने का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो फौरी तौर पर हो। विकसित भारत का तो अभी सिर्फ सपना है, अभी इस बजट में शायद ये लोक लुभावन कुछ चीजें। हाँ, मैं वही कहने वाली थी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोक लुभावन ये बजट रहने वाला है। मतलब अभी तक तो फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से सरकार कंसोलिडेट करती चली आ रही है, उसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। टूटू सर, आपकी एक्सपेक्टेशंस? देखिए, मेरी तरफ से तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ होने चाहिए टुवर्ड्स दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जिसको इनको थोड़ा इम्पेटस मिले, एंड स्पेशली वो जो हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी तक हमने वी हैव बीन पुशिंग EVs ना, EV की फॉर योर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ ग्रीन टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज उसका जो प्रोडक्शन है और जो डिस्पोजल है ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट व्हाट इट शुड बी। सो ऐसी हमारी जो टेक्नोलॉजीज नई आ रही हैं, एंड फॉर द फ्यूचर जो हमारी टेक्नोलॉजी एज अ परमानेंट फिक्सचर होने वाली है, हमको 125 साल लगा टू डिसाइड कि हमारा फॉसिल फ्यूल इज़ व्हाट इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। तो अब हम वी कैन नॉट बी कॉट स्लीपिंग कि हम नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं उसको भी हमने डिस्पोज ऑफ करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अभी हम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्लस वर्ल्ड वाइड दी टेक्नोलॉजी विच हैज़ गॉट टू बी अ परमानेंट टेक्नोलॉजी, मेरे अपने हिसाब से इज गोइंग टू बी अ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। देखो, तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज, उस पर किस तरीके का जोर रहता है सरकार का, इसको भी देखना होगा, क्योंकि चिंता पर्यावरण की भी है। और ऐसे में किसान, बेरोजगार, मिडिल क्लास सभी को इस बजट से आस है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर में नॉर्थ ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और कुछ ही देर में बस यहीं पर आप तस्वीर देखेंगे। पहले वो फोटो ऑप होगा, यहां पर वो तस्वीर खिंचवाएंगी और फिर यहां से वो रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन के लिए, जहां पर राष्ट्रपति को ये जो बजट है इसकी प्रति दी जाएगी और फिर संसद भवन का रुख करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मैं लगातार आपको पिछली 6 बार की तस्वीरें दिखा रही हूं। 2019 से ये सिलसिला निर्मला सीतारमण ने शुरू किया था, जब वो देश की महिला वित्त मंत्री बनी थी, और उसके बाद अब तक 6 बजट वो पेश कर चुकी हैं। लगातार 7वां बजट आज पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। तो आज NDA 3.0, मोदी 3.0, तीसरी बार मोदी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट, फुल फ्लेजेड बजट पेश करने वाली हैं। और किसी भी पल अब वित्त मंत्रालय से, नॉर्थ ब्लॉक से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलेंगी बही खाता लेकर, और फिर वो जाएंगी राष्ट्रपति भवन जो बगल में ही है, और इजाज़त लेंगी बजट पेश करने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और उसके बाद पार्लियामेंट का, संसद का वो रुख करेंगी। मेरे साथ यहाँ पर पैनल मौजूद है एक्सपर्ट्स का। मेरी सहयोगी रोमाना और शिरीन मेरे साथ लगातार बनी हुई है। लेकिन अश्विनी भाई, आप निवेश की बात कर रहे थे। देखिए, बजट दरअसल खर्च और आमदनी उसका लेखा जोखा है, कहाँ पर हम कितना पैसा लगाएंगे वो देखने वाली बात हो जाती है। तो निवेश कहाँ होता दिखेगा, या कहाँ आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो प्रायोरिटी सेक्टर होगा सरकार के लिए? देखिए, पिछले कुछ बजटों में लगातार PLI स्कीम के बारे में हम सुन रहे हैं, और जहाँ जहाँ PLI स्कीम आई है वहाँ वहाँ निजी निवेश और उसकी अनाउंसमेंट्स बढ़ी हैं। मेरी स्टडी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में 102 गुना ज़्यादा निवेश हुआ पिछले 3 सालों में, उससे पहले पिछले 3 सालों की तुलना में। इसी प्रकार से लगभग 10 से लेकर 100 गुना ज़्यादा निवेश हमें उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है जहाँ PLI स्कीम मिली है। जो बात आ रही है कि कम से कम कोई इंसेंटिव होना चाहिए, कुछ लाभ की होना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहा था, खासतौर पर चाइना से, इतना ज़्यादा यहाँ डंप होने के कारण हमारे देश की उद्योग समाप्त हो गए थे। तो अब PLI स्कीम के माध्यम से उनको वापस लाने की कोशिश हो रही है। और खास वो MSME को ज़्यादा मैं वहीं पर अभी तक जो PLI स्कीम मिली है वो बड़े कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा मिली है। इसलिए अभी ज़रूरत है कि 2 हमने लक्ष्य साधने हैं। एक तरफ हम निवेश बढ़ाएं, दूसरी तरफ रोजगार।
वो एमएसएमई दे सकता है। तो इसलिए हमने भी सरकार से यही कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई के लिए पीएलआई स्कीम को स्पेशली डिज़ाइन करें। तो बहुत अहम सुझाव यहाँ पर अश्वनी महाजन देते हुए कि एमएसएमई जिसकी कमर भी टूटी है, इनको दोबारा से खड़ा करने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के कांधों पर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम भारत के बजट की बात कर रहे हैं, उसमें इंडिया का बजट इसलिए भी नहीं कह रहे, इंडिया आजकल विपक्षी गठबंधन का नाम हो गया है, पर देश दरअसल इंडिया और भारत में बटा हुआ है। हम इंडिया पर ज़्यादा निगाहें डालकर रखते हैं, क्या एसोचैम, फिक्की, सीआईआई, सब बॉडीज भी जो हैं वो कॉरपोरेट वर्ल्ड की ज़्यादा बात करते हैं। भारत की गांव देहात में रहने वाला, उनकी बात कहीं दब जाती है क्या?